सिद्रा आफ्ताब कहती हैं सैस्कटून से कि बिलाल भाई हम कनाडा में सैस्कटून में 8 महीने पहले मूव हुए हैं पाकिस्तान लाहौर से। सैस्कटून एक काफ़ी मुख्तलिफ जगह है आपके व्लॉग्स में जैसे हम ओंटारियो देखते हैं उससे। और शुरू में हमारा वक्त बहुत अच्छा गुज़रा, काफ़ी थ्रिल थी, एक एक्साइटमेंट थी जो हम पाकिस्तान से कनाडा मूव हुए। लेकिन लेटली यानी समझ लें पिछले तकरीबन 4 महीने से मेरे शौहर के साथ कोई मसला चल रहा है। मसला इन द सेंस के मेरे शौहर के रवैये में काफ़ी तब्दीली आ गई है। क्या तब्दीली आई है, क्या कुछ उन्होंने मुझे बताया, वो मैं आपकी गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सिद्रा एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं। शायद इसका उनको ख़ुद भी अभी ठीक से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सारी इलामात सुनने के बाद जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो आज की इस वीडियो में ही कहूँगा। ये वीडियो वो ख़ुद भी देखेंगी और आप लोगों का भी जो भी ख्याल होगा नीचे कमेंट्स में बताइएगा, वो भी सिद्रा पढ़ेंगी ताकि उनको क्लैरिटी मिले। एक गुत्थी है परेशानी की, उलझन की, जो सुलझ के नहीं दे रही और इसको सुलझाने के लिए दानिशमंद व्यूअर्स का इनपुट चाहिए। तो साथ साथ आप मसला सुनिएगा, फिर आखिर में मेरा तज्ज़िया सुनिएगा और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मैं जिम गया हुआ हूँ क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और देखकर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि कनाडा के जिम्स कैसे होते हैं। और उसके बाद मैं आपको अपने शहर की सैर करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें आते हैं अब मसले की तरफ। दरअसल ये कहानी 8 महीने पहले से शुरू नहीं होती जब सिद्रा और आफ्ताब लाहौर से सैस्कटून मूव हुए थे। ये कहानी शुरू होती है अब से 2 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी। क्या हुआ था शादी होते ही, पहले वो सुन लीजिए। जब लाहौर में सिद्रा की शादी आफ्ताब से हुई तो इनकी एक फ्रेंड तानिया इनसे मिलने के लिए आई। वो वक्त था जब सिद्रा ने लाहौर में नया घर लिया था और फर्नीचर से उसको सजा रही थी और उसने अपने चंद करीबी दोस्तों की दावत की हुई थी जिनमें तानिया भी शामिल थी। जब तानिया सिद्रा के घर आई उसका घर देखने और कैसे वो फर्नीचर के साथ उसकी सजावट कर रही थी तो उसकी नज़र आफ्ताब पर पड़ी। उसने सलाम किया तो आफ्ताब भी हल्का सा जवाब देकर साइड पर हो लिया। उस मुलाकात के बाद बाकी सारा टाइम जितने वक्त के लिए तानिया उनके घर पर मौजूद थी, सिद्रा ने ऑब्ज़र्व किया कि तानिया और आफ्ताब दोनों ही कुछ खिंचे खिंचे महसूस हो रहे हैं। 2 दिन बाद जब ये फ़ंक्शन ख़त्म हो गया था और सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी तो तानिया के मैसेजेस आए सिद्रा को, जिसमें तानिया ने कहा कि आफ्ताब को मैं पहले से जानती हूँ और इस शख्स ने मुझे भी प्रपोज़ल भेजा था और उस वक्त मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था। ये अपने कॉलेज में बहुत लड़कियों के साथ इन्वॉल्व्ड रहा है। तुम्हारी करीबी दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें होशियार कर रही हूँ, अपने बंदे से चौकन्ना रहना। सिद्रा ने तानिया के इन कमेंट्स को उसकी इनसिक्योरिटी और जेलसी और हसद समझते हुए साइड पर कर दिया और उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी क्योंकि उसने सोचा कि आफ्ताब इतना गुड लुकिंग है कि बहुत लोग जेलस थे उनकी शादी से और तानिया भी कहीं ना कहीं खुश नहीं थी सिद्रा की आफ्ताब से शादी के ऊपर क्योंकि उसकी अपनी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके मैसेजेस पर गौर करने की बजाय सिद्रा ने ठानी कि तानिया से अपने ताल्लुकात तोड़ देगी क्योंकि उसको ऐसे आस्तीन के सांप नहीं पालने जिनसे उसका शोहर बर्दाश्त ना हो रहा हो। शुरू से ही आफ्ताब एज अ पर्सन बहुत ही लवी डवी किस्म का शौहर था और वो थोड़ा शौक और चंचल और चिपकू किस्म का शौहर था। सिद्रा की हर ख्वाहिश का एहतराम करता था। जैसे सिद्रा एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहती थी तो ख़ुद उसके साथ जाकर दफ्तर से छुट्टी लेकर उसको उसकी मनपसंद वॉशिंग मशीन भी दिलवाई। तो सिद्रा उसके साथ बहुत खुश थी। उसको एक ऐसा शौहर मिला था जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत था बल्कि उसके साथ पुरखलूस भी था और उसकी सारी ख्वाहिशात का एहतराम करता था। उसको बहुत अच्छे तरीके से एक नए नवेले घर में नई सारी चीज़ों को सेटअप करके उसने रखा हुआ था। अगर फ़र्ज़ करें
कि वो लोग तैयार होकर कहीं बाहर जा रहे हैं किसी के फंक्शन पर, तो कमेंट करेगा कि तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी हल्की है, इसको डार्क कर लो, दुपट्टे को ऐसे नहीं ऐसे लो, बालों को खोल दो। छोटी छोटी डिटेल्स जो हस्बैंड्स आमतौर पे ओवरलुक कर देते हैं और ख़ास तवज्जो नहीं देते, उनमें भी आफताब दिलचस्पी लेता था। 1.25 साल तो उनकी शादी बहुत अच्छी चलती रही, अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई। और फिर वो वक्त आ गया जब वो लाहौर से सैस्केटून मूव हुए। सैस्केटून खुद इतना खूबसूरत, इतना खुला खुला, इतना वसीओ अरीज और बहुत ही कम पॉपुलेशन, प्रिस्टीन खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी। पॉपुलेशन भी यहाँ पर बहुत कम थी और शुरू शुरू में जब ये लोग आए तो एक नया नया मुल्क भी इनको लग रहा था, तो बहुत ही खूबसूरत जगह भी थी। ऐसा लगता था एक प्यार करने वाले जोड़े को एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया भी मिल गई हो। तो दोनों बड़े खुश थे और 4 महीने तो इनके यहाँ बहुत अच्छे गुजरे। मतलब आफताब नॉर्मली जैसे एक बहुत ही प्यार करने वाला शौहर था, उसी तरह से आफताब को तो जॉब मिलते मिलते 5 महीने लग गए। सिद्रा ने भी आते ही अपना नर्स का लाइसेंस लेने के लिए इंतज़ामात शुरू कर दिए। वहाँ इन्होंने अपना एक अपार्टमेंट लिया है 2 बेडरूम्स का। सैस्केटून के हालात थोड़े से बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत बर्फ़बारी है, पैसे कम खर्च हों यही सोचते हुए किसी सस्ती जगह मूव करना चाहते थे। तो वो फिर ठंडे इलाके ही होते हैं कनाडा में, जिधर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा महीने ठंड रहती है, तो इस वजह से सैस्केटून मूव हुए। खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और इनके शौहर बैंकर रहे हैं पाकिस्तान में, उसी में आफताब को जॉब भी मिल गई सैस्केटून में। तो मसला क्या है उसकी तरफ आते हैं। सिद्रा बताती है कि गुज़िश्ता 4 महीने से आफताब के रवैये में एक वाज़ह तब्दीली आई है। तब्दीली ये आई है कि उसने सिद्रा में दिलचस्पी लेना बहुत कम कर दी है और सिद्रा के साथ बहुत कम वक्त बिताता है। शुरू में तो सिद्रा ने सोचा कि शायद ये इस वजह से है कि सारा दिन काम से थका हारा जब वापस आता है तो इतनी उसमें एनर्जी नहीं रहती कि सिद्रा को भी वक्त दे, उसके हाल अहवाल पूछे या उसने क्या खाना बनाया। इवन उसमें भी ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं लेता, खा कर आया होता है अक्सर और उसके साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बल्कि सोने की करता है कि भाई जल्दी वक्त से सो जाऊं ताकि मुझे सुबह उठना है। तो उसके साथ बातचीत काफ़ी उसने कम कर दी और उसको वक्त देना काफ़ी कम कर दिया। और उसको एक तरफ वक्त देना कम कर दिया, दूसरा ये कि सिद्रा ने ये नोटिस किया कि वॉशरूम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना शुरू हो गया है आफताब। और वॉशरूम में जाकर पहले वो कभी एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन नहीं करता था, क्योंकि जैसे कनाडा के वॉशरूम्स होते हैं ना, उनमें उनमें एग्जॉस्ट फ़ैन का भी बटन लगा होता है ताकि वेंटिलेशन होती रहे। तो उसको ऑन करो तो काफ़ी एक मफल्ड सी आवाज़ हो जाती है। तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि पहले आफताब वो बटन नहीं ऑन करता था, लेकिन गुज़िश्ता 4 महीने से उसने वो बटन भी ऑन करना शुरू कर दिया। और उस बटन के ऑन होने के साथ साथ कुछ उसको आवाज़ आती थी, जैसे सिद्रा बाहर होती थी तो उसको आवाज़ आती थी जैसे आफताब किसी के साथ बात कर रहा हो। लेकिन आफताब की कोशिश होती थी कि सिद्रा को पता ना चले कि वो किसके साथ बात कर रहा है या वॉशरूम में मोबाइल भी लेकर गया हुआ है। ऐसे होने लग पड़ा कि आफताब के वॉशरूम में जाने के तकरीबन 5 मिनट के बाद ही सिद्रा को हल्की हल्की सी ऐसे आवाज़ें आने लग पड़ती थी, जैसे I will call you. Shh. I will come now. I'm telling you I will come. Shh. Yeah. Done. See you tomorrow. Don't message me for like longer, right? Yeah. Alright. Take care. आफताब इस खुशफहमी में था कि सिद्रा को पता नहीं चलता होगा, लेकिन लड़कियों की हिस्सें काफ़ी तेज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जब उनको शक हो जाए कि उनका हस्बैंड कुछ मुख्तलिफ हो गया है, एज अ पर्सन चेंज हो गया है, तो फिर तो उनके सारे रडार्स और सारे जो सिग्नल्स हैं वो और भी तेज़ हो जाते हैं। तो सिद्रा ऑब्ज़र्व कर रही थी कि आफताब वॉशरूम में पहले मोबाइल नहीं लेकर जाता था, तो मोबाइल लेकर जाना शुरू हो गया, वॉशरूम में ज़्यादा वक्त लगाने लग पड़ा और उसको खुसफुसाने की आवाज़ें आने लग पड़ी। और जब वो पूछती आफताब से कि इतना वक्त आप क्यों लगाते हैं, तो आफताब कहता कि वॉशरूम इज़ अ प्लेस जहाँ मैं जाकर रेस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा ज़हनी सुकून मिलता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके अलावा भी सिद्रा ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सारी रात आफताब का जो मोबाइल था उस पर मैसेजेस आते रहते थे
और शुरू-शुरू में तो टड़ंग, टड़ंग, टड़ंग की आवाज़ें आती रहती थीं, लेकिन जब सिद्रा ने कहा, "ये किसके मैसेजेस आते रहते हैं?" तो आफ़ताब कहता है कि बस एक कंपनी का ग्रुप जॉइन किया है व्हाट्सएप, तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आती रहती हैं। तो बजाय उसकी नोटिफ़िकेशंस को टर्न ऑफ करने के, आफ़ताब मोबाइल को साइलेंट करके सोने लग पड़ा, लेकिन मैसेजेस बदस्तूर आते रहते थे। तो सिद्रा का शुरू में तो ज़्यादा ध्यान नहीं गया, और बाद में उसने कहा कि मैं देखती हूँ एक दफ़ा कि ये मैसेजेस किसके आ रहे होते हैं। लेकिन आफ़ताब ने एक सीक्रेट पासवर्ड की लगाई हुई थी अपने मोबाइल के ऊपर, और पहले उसने वो की सिद्रा के साथ शेयर की हुई थी, लेकिन ये गुज़िश्ता 4 महीने से उसने अपने मोबाइल के जो पासवर्ड चेंज किया है, तो वो सिद्रा के साथ शेयर नहीं कर रहा था। वो कहता है कि ये मोबाइल्स हम लोगों के सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैं इसका पासवर्ड तुम्हें नहीं दे रहा। ये एक बहुत ही ऑब्वियस रेड फ्लैग था और रेड सिग्नल था सिद्रा के लिए, क्योंकि कभी आफ़ताब ने इस तरह से किया नहीं था। 2-3 हफ़्ते तो सिद्रा ये नॉनसेंस बर्दाश्त करती रही। उसके बाद उसने ये ठानी कि इसका कोई ना कोई तो सुराग लगाना पड़ेगा। ये चल क्या रहा है? आफ़ताब किससे बात करता है वॉशरूम में? सारी रात किसके मैसेजेस आते रहते हैं? सिद्रा ने ठानी कि इसका मैं खोज लगा कर रहूँगी। तो एक रात जब इसी तरह से मैसेजेस आ रहे थे और आफ़ताब गहरी नींद सो रहा था। आफ़ताब बाय द वे काफ़ी गहरी नींद घोड़े बेचकर सोता था, क्योंकि सारा दिन ऑफ़िस में होता था और रात में खर्राटे भी लेता था और बहुत ही डीप स्लीप लेता था। तो उसको समझ नहीं होती थी कि बिल्कुल भी इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। तो सिद्रा ये बात जानती थी। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक रोज़ ये किया कि उसको पासकोड तो नहीं पता था मोबाइल का, लेकिन वो जानती थी कि आफ़ताब ने फिंगरप्रिंट पास चेक भी अलाउ किया हुआ है, यानी कि वो अपनी उँगली लगाता था ऑन एंड ऑफ वाली की पर, तो मोबाइल ऑन हो जाता था। तो सिद्रा ने सोते हुए आफ़ताब के हाथ की उँगली उसके मोबाइल के ऑन एंड ऑफ के बटन पर लगाई और उसका मोबाइल चालू हो गया। नाज़रीन, सिद्रा कहती है कि वो वक़्त जब मैं याद करती हूँ तो मेरे औसान ख़ता हो गए उस वक़्त जब मैंने देखा कि वो मैसेजेस किस तरफ से आ रहे थे। कोई जूलिया नाम की लड़की थी जिसके वो मैसेजेस थे, और लव यू और हार्ट और पता नहीं क्या-क्या उसमें इन दोनों की एक प्रेम कहानी चल रही थी, जो एक बहुत ही लंबी दास्तान है। लेकिन सिद्रा को इतना ज़रूर पता चल गया था कि आफ़ताब किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है और किसी को मैसेजेस कर रहा है, और उसको किसी के मैसेजेस आते रहते हैं। और मज़ीद सिद्रा ने ये देखा कि आफ़ताब के मोबाइल में चंद ऐसी ऐप्स इंस्टॉल हुई हैं जिनको लोग डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 2 ऐप्स जो सिद्रा ने मुझे बताई, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ। एक ऐप का नाम टिंडे सब्ज़ी से मुशाबिहत रखता है, और दूसरी ऐप का नाम बबल से मुशाबिहत रखता है। तो ये टिंडे और बबल के नामों से मुशाबिहत रखने वाली दोनों ही ऐप्स सिद्रा ने आफ़ताब के मोबाइल में पाई, जिनका उसके मोबाइल में होने का कोई जवाज़ नहीं बनता था, क्योंकि क्यों ही कोई शादीशुदा शख़्स एक ऐसी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा जिसको लोग डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको पार्टनर्स मिल सकें, जिनके साथ वो दोस्ती करें या ताल्लुक़ात कायम करें। लेकिन आफ़ताब ने कभी भी ऐसी किसी बात का ज़िक्र खुद सिद्रा से नहीं किया था। इन सब चीज़ों को देख लेने के बाद सिद्रा पर वाज़ेह हो गया था कि आफ़ताब किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है, और उसने किसी लड़की के साथ चक्कर चलाया हुआ है, जो ग़ालिबन उसने किसी ऐसी ही ऐप के ऊपर ढूँढी है। उसके बाद क्या था? सिद्रा ने आफ़ताब को कन्फ्रंट किया नेक्स्ट डे। उससे पूछा कि तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस देख लिए हैं। आफ़ताब ज़ाहिर है बरहम हुआ कि कैसे सिद्रा की ये हिम्मत हुई कि उसने उसके मोबाइल तक एक्सेस की, उसके सारे मैसेजेस पढ़ लिए। पोल तो उसका खुल ही गया हुआ था, तो वो ढिठाई पर आ गया और कहता है कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है। मैं कर नहीं रहा वो और बात है, लेकिन मैं जब चाहूँ कर सकता हूँ। तो सिद्रा ने जब ये देखा कि आफ़ताब बदल गया हुआ है और उसकी दिलचस्पी और लड़कियों में भी हो गई है, तो उसको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हुई, और उसने भी सोचा कि अब ये रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा हमेशा से था, और अब उसको आफ़ताब को कन्फ्रंट करना चाहिए। तो उसने कहा आफ़ताब को कि ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ तुम जब चाहोगे अपनी मर्ज़ी से शादी कर लोगे। ये कनाडा है और यहाँ के लॉज़ और रूल्स बहुत मुख्तलिफ हैं।
तुम ऐसे धड़ल्ले से दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तो आफताब ने कहा कि अगर मुझे इसके लिए तुम्हें छोड़ना भी पड़ गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनते ही सिद्रा का दिल टूट गया और मज़ीद सिद्रा ने यह बताया कि वो उम्मीद से है और आफताब उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही खैर आफताब की बातें खिल गईं और वो खुश हो गया कि वो बाप बनने वाला है। लेकिन सिद्रा कहती है कि मैं ऐसे अनस्टेबल रिलेशनशिप को नहीं पाल सकती। मैं सोच रही हूँ कि आफताब से अपनी राहें जुदा कर लूँ। जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इसको लेकर आफताब से अलग हो जाऊँगी, क्योंकि ऐसा शख्स जो किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है वो सिद्रा को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। अगर आफताब को उससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल गई है वो भी वक्त आने पर और ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए कोई मुनासिब ऑप्शन देख लेगी। तो सिद्रा कोस रही थी कनाडा आने के डिसीजन को, कह रही थी कि आफताब को इतनी ज़्यादा आज़ादी यहाँ आने की वजह से मिली है। तो मैंने सिद्रा से कहा कि ये जो आपका हस्बैंड कर रहा है ये उसकी फितरत से वाबस्ता हरकत है। अगर आप लोग पाकिस्तान में ही रहते रहते, लाहौर में ही रहते रहते, कभी कनाडा ना आते, तब भी इस बंदे ने वही कुछ करना था जो ये कर रहा है, क्योंकि इंसान अपनी फितरत से मजबूर होता है और दुनिया में वो कहीं भी हो वही करता है जो उसका दिल कर रहा होता है या जैसी उसकी फितरत होती है। और इसका सबूत ये है कि तानिया सिद्रा को पहले ही बता चुकी हुई थी कि आफताब का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। वो पहले भी और लड़कियों में इन्वॉल्व रहा है, तो उस वक्त वो पाकिस्तान में ही था। कनाडा आने का बल्कि सिद्रा को फ़ायदा ही हो सकता है, क्योंकि आफताब के लिए दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है जितना शायद पाकिस्तान में होता, क्योंकि यहाँ बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये तो बल्कि canada.ca की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कानून के ख़िलाफ़ है। टू बी मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम नहीं अलाउड। ऑनेस्टली इधर आकर अगर आफताब कोई हेरा फेरी करता है इस मामले में तो वही लूज़ करेगा ये बैटल, क्योंकि वो एक मुखलिस और प्यार करने वाली बीवी से भी जाएगा बल्कि बच्चे से भी जाएगा, जबकि दूसरी तरफ सिद्रा की ज़िंदगी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। उसकी ज़िंदगी से एक झूठा, धोखेबाज, फ्लर्टी और बददियानत शख्स ही निकल जाएगा और उसके पास उसका बच्चा होगा और उसको तो बेनिफिट्स भी मिलेंगे और वो जॉब भी कर सकती है। तो यहाँ पर तो वो काफ़ी सिक्योर है। तो मैंने सिद्रा से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोई इंतहाई कदम बिल्कुल मत उठाए। जैसे वो सोच रही है कि मैं ख़ुद से इससे अलग हो जाऊंगी या इस तरह का कुछ भी। मैंने कहा कि आफताब को समझाए और उस रिलेशनशिप को टाइम दे और उसको बताए कि ये बेवकूफ़ियाँ यहाँ ना करे और बंदा बन के रहे। तो नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक तो मिलता है कि एक तो मैं ये कहूँगा कि कनाडा की पीआर लेकर यहाँ वो जोड़े मत आए बिल्कुल भी जिनका मैरिटल रिलेशनशिप पाकिस्तान में अनस्टेबल है और वो वहाँ भी लड़ते रहते हैं, या वो लोग भी कनाडा मत आए जहाँ शोहर अक्सर दूसरी या तीसरी शादी की बात करता रहता है। क्योंकि मैंने देखा है समटाइम्स ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर बीवी को ये इनसिक्योरिटी दिलाते रहते हैं कि मैं कभी भी दूसरी शादी कर लूँगा, चाहे उनका असल में वो मकसद हो या ना हो, चाहे उनका वो इरादा हो ना हो, लेकिन बीवी को सिर्फ ये बावर कराने के लिए कि मेरे पास ये राइट है इस्लामिकली कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ जब चाहूँ, तो वो बात बात पर ये बोलते रहते हैं बीवी को कि मैं जब चाहूँ दूसरी शादी कर लूँगा। हालांकि ना उनकी करने की औकात होती है और ना ही उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक से ज़्यादा बीवियों को रख सकें, लेकिन बस अपने मर्द होने की राइट को जताते रहते हैं। तो नाजरीन, मैंने तो यही कहा कि सब्र करे और अभी वक्त दे, अपने इस इज़्दवाजी ताल्लुक़ को मज़बूत करने की कोशिश करे और अपने शौहर को समझाने की कोशिश करे। आपके ख़्याल में इसके अलावा सिद्रा को मज़ीद क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। काफ़ी दफ़ा ऐसे देखने में आया है देसी लोगों में गोरी लड़कियों से शादी करने की एक देरीना ख्वाहिश होती है। गोरी एज इन द रियल सेंस गोरी, मतलब कि जो एक और रेस से हो, जो गोरी हो, तो उनसे शादी करने का एक ड्रीम होता है ये देसी मर्दों में। तो यहाँ पर उसको इस किस्म के हालात मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पर उसको हो सकता है कि मौका मिल रहा हो, लेकिन उसको अपनी अकल को हाथ मारना चाहिए और ये सिद्रा ही उसको होश दिला सकती है कि शादी तो अगर वो करना चाहता है तो हो सकता है आगे जाकर कर ले, लेकिन उसको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और दूसरी ये बात कि सिद्रा जैसी मुखलिस बीवी और अपने बेटे से भी उसको हाथ धोना पड़ सकता है। मेरे ख्याल में तो किसी भी बाअक्ल शख्स को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए।
आपके ख़्याल में सिद्रा को क्या इक़दामात करने चाहिए और उसको आफ़ताब को कैसे समझाना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर उसको लगता है कि आफ़ताब ने शादी के 2 साल के बाद उसको इतना बड़ा धोखा दिया है कि उससे अपने मोबाइल की एक्सेस छीन ली है और सीक्रेटली उसने ये कुछ शुरू कर दिया है, तो क्या ऐसा बंदा लॉन्ग टर्म रिलायबल है कि उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारी जा सके? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी मसला है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ़ील फ्री टू रीच मी आउट एट दैट व्हाट्सएप नंबर और एक वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा तो मैं वक्त मिलते ही इंशाल्लाह आपको रीच बैक कर लूँगा। तो वीडियो के एंड में हस्बे मामूल आपको थोड़ा सा डेली लाइफ व्लॉग दिखाता हूँ। आज हमने ये कॉस्टको से पिज़्ज़ा लिया था, इसको कस्टमाइज़ करके ज़बरदस्त किया। जो हमने कॉस्टको से पिज़्ज़ा लिया था वो तो बस बेस ही थी और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ लगा हुआ था। लेकिन इसको आप ऐसे भी बेक कर सकते हैं अगर आपको हल्का-फुल्का सा पिज़्ज़ा चाहिए, लेकिन हमें ज़रा देसी स्टाइल पिज़्ज़ा चाहिए होता है तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए ऊपर से काफ़ी कुछ हिना ने लगाया। मतलब इसको हाफ़ एंड हाफ़ कर दिया क्योंकि बच्चियाँ इसी तरह से पसंद करती हैं, उनका हाफ़ ऐसे ही रहने दिया और जो पार्ट मैंने खाना था वहाँ पर हिना ने काफ़ी चीज़ें लगा दी। क्या-क्या लगाया वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमने ट्रे में डाल दिया है, तो हाफ़ को अब ऐसे ही रहने देंगे और दूसरे हाफ़ पर पहले ये वाला चिकन रखेंगे। इसके ऊपर कोई सॉस इन्होंने लगाई थी और साथ में मशरूम्स और कैप्सिकम्स और मोज़रेला चीज़ डाला था। तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ही अच्छा रहता है। कॉस्टको से हमने ये पिज़्ज़ा लिया था और $15 में ये 4 पिज़्ज़ाज़ हमें इस तरह से मिल गए। तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ करें तो आपको काफ़ी वक़्त की बचत हो जाती है कि नीचे वाला डो आपको नहीं बनाना पड़ता क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि यीस्ट आप डालते हैं, सही से वो फूलता नहीं है। और एनीवे अगर आप घर पर वो डो बनाते भी हैं तो वो भी कोई सस्ती नहीं बनती, आपको अलग से मैदा लेना पड़ता है, यीस्ट लेना पड़ता है, उसमें अंडा, मक्खन वग़ैरह डलता है। तो कॉस्ट तो आपको उसमें भी पड़ेगी ही, तो ये आपको रेडीमेड मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसको आप ऊपर से जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई जा रही है, नीचे कोशिश ये है कि जो पहले से लगा हुआ है चीज़ वो डिस्टर्ब ना हो। वैसे हमने थोड़ा-सा डिफ्रोस्ट कर दिया था जिसकी वज़ह से चीज़ थोड़ा मुलायम हो गया था। अगर आप बस फ्रीज़र से निकालते साथ ही इसको अवन में प्री-हीटेड अवन में बेक कर दें तो आपका चीज़ भी हिलेगा नहीं और आप उसको ईज़िली ऊपर से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जो भी लगाएँगे तो नीचे वाला चीज़ हिलेगा नहीं। तो इसके ऊपर अब है ना ये वाला चिकन रखेंगी। तो कैनेडियन स्टाइल पिज़्ज़ाज़ को देसी स्टाइल पिज़्ज़े में चेंज करने का यही तरीका है कि उसको चिकन से भर दें बिल्कुल। तो ऐसे ही हमने भी किया, बल्कि इससे भी ज़्यादा भरे हुए होते हैं पाकिस्तान में तो, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही ऐसे नहीं पसंद कि बस चिकन ही चिकन आ रहा हो, बस कहीं-कहीं वो थोड़ा बस रीज़नेबल हो तो वो अच्छा लगता है। तो ये डाल दिया और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थीं जैसे मशरूम्स और शिमला मिर्च वग़ैरह डालकर और ऊपर से मोज़रेला चीज़ मज़ीद डाल दिया था ताकि बाइंडिंग हो जाए। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर मोज़रेला चीज़ जो आप ऊपर से डालते हैं उसमें अगर आप एक अंडे की सफ़ेदी भी विस्क करके डाल दें तो शायद बाइंडिंग और भी अच्छे तरीके से हो सकती है। लेकिन हमने फ़िलहाल अंडे की सफ़ेदी यूज़ नहीं की थी, बस मोज़रेला चीज़ ही यूज़ किया था। आप बताएँ आपको किस किस्म का पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, देसी स्टाइल या जैसा कनाडा में मिलता है? वैसे फ़र्क काफ़ी है पाकिस्तानी और यहाँ के पिज़्ज़ाज़ में। और ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा है अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है पिज़्ज़ाज़ का, क्योंकि इनके ऑर्डर्स बहुत आते हैं। एक तो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं और सेकंडली जो पार्टीज़ होती हैं स्पेशली जैसे ऑफ़िस पार्टीज़ होती हैं या बर्थडे फंक्शंस होते हैं, उनमें भी यही सर्व किया जाता है। तो लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं, तो इसकी फ्रैंचाइज़ खोल लेना भी एक अच्छा आइडिया है। एक अंडे की सफ़ेदी लेके ना उसको उस पे डाल दो, थोड़ा बाइंडिंग, लेकिन अब तुमने डाल दिए हुए। वो सफ़ेदी नहीं, वो चीज़ ही देर सारी जाएगी। आखिर में हमने चीज़ डालने से पहले ऊपर सृराचा सॉस डाल दी थी। सृराचा सॉस बहुत ही मज़े की होती है, बल्कि तहज़ीब बेकर से एक पिज़्ज़ा मिलता था सृराचा चिकन पिज़्ज़ा। तो सृराचा सॉस काफ़ी तेज़ होती है, ये मिर्चों से बनी हुई होती है और इसका जायका बहुत ही मुनफ़रिद होता है। ये डालकर और फिर ऊपर से चीज़ डाल दिया था ग्रेटेड,
और ये है जी फाइनल शक्ल, देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ। बच्चियों वाली जो साइड थी उसमें सिर्फ मशरूम्स थे और बाकी वही कर्कलैंड का जो बेसिक पिज़्ज़ा था, और जो मेरी वाली साइड थी वो भरा हुआ लोडेड देसी स्टाइल पिज़्ज़ा था। तो इसके साथ हमने आज का इफ्तार किया और बहुत ही फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग ये मील था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बना। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी टॉपिंग थी जो अगर हमने डाली होती तो इसका मज़ा और भी दोबाला किया जा सकता था, तो वो आइडिया भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। काटा तो वैसे सिर्फ छुरी से भी जा सकता है, लेकिन जो मज़ा पिज़्ज़ा कटर से काटने का आता है, जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल फ़ील आती है, वो इसी के साथ ही आती है। तो इसी के साथ हम काटना पसंद करते हैं। ये है बच्चों वाला स्लाइस, देखें आपको पता चल रहा होगा इसमें सिर्फ ऊपर हमने मशरूम्स रखे हैं। मतलब अगर मशरूम्स ना रखते और या ओलिव्स ऊपर ना रखते तो बस जो नीचे से बेस है, दैट इज़ हाउ दिस पिज़्ज़ा केम रेडी मेड फ्रॉम कर्कलैंड। और ये है मेरी वाली साइड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।